है। हेलो फ्रेंड्स, आज कंपाउंड सेंटेंस देखते हैं। इसके पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के 3 वीडियो 1, 2, 3 पार्ट में अवेलेबल हैं। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो 3 वीडियो देख लें। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है मैं सोच रहा हूँ उसको क्लियर कर दूँ। तो आगे का है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ये संयुक्त वाक्य हिंदी में बोला जाता है या यौगिक वाक्य, या इसको यौगिक वाक्य बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेंटेंस दैट हैज एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय कॉमा, सेमीकोलन और कंजंक्शन। यहाँ इसका मतलब हुआ एक वाक्य दैट हैज जो रखता है एट लीस्ट कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है आत्मनिर्भर उपवाक्य, मतलब जिसको किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होना पड़ता है, जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसको मैंने सबसे बेसिक वाला जो वीडियो बनाया था उसमें क्लॉज को अच्छे से समझाया था, तो आप समझ सकते हैं कि ज्वाइंड बाई कॉमा, जो क्लॉज जुड़ी हुई होगी वो कॉमा से जुड़ी होगी, सेमीकोलन मार्क होगा इससे जुड़ी होगी, और कंजंक्शन या कंजंक्शन से जुड़ी होगी। ये कंपाउंड सेंटेंस की विशेषता है। एग्जाम्पल आप देख लेंगे। दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव, यह जो घर है वो बहुत ही महंगा है। एंड दैट हाउस इज टू स्मॉल, और वह जो घर है वो बहुत छोटा है। तो यहाँ कॉमा से जोड़ा गया है। ये वाला जो भाग है, ये वाला दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव, ये जो पार्ट है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और आगे वाला जो है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको एंड से जोड़ा गया है कॉमा लगाकर। ठीक है, जो कॉमा पहला डेफिनेशन में जो बताया गया है। दूसरा देखते हैं, रोहन इज हेल्दी। अब यहाँ पे सेमीकोलन मार्क लगाया गया है, बट सोहन इज वेल्दी। ठीक है, तो कॉमा का एग्जाम्पल पहला वाला रहा, ये सेमीकोलन का एग्जाम्पल दूसरा वाला है। तो यहाँ पे सेमीकोलन मार्क लगा करके बट सोहन इज वेल्दी से जोड़ा गया है। और अथवा कंजंक्शन का प्रयोग मिलेगा, तो कंजंक्शन का प्रयोग भी इसी एग्जाम्पल में सेट किया गया है। द बॉयज सैंग, लड़कों ने गाया, एंड द गर्ल्स डांसेड, और लड़कियों ने नृत्य किया। तो यहाँ एंड से, कंजंक्शन एंड से जुड़ करके इसको मीनिंगफुल बनाया गया है। और वही ऊपर वाली डेफिनेशन बता रही है कि इसमें एक सेंटेंस होगा वो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी। कहने का तात्पर्य यही है। और बाकी जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से आगे जुड़ा होगा। और ये कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि समझ में आ जाए। और क्लू भी बनाया है, जिस प्रकार मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताया था उसी प्रकार से ये कंपाउंड सेंटेंस का भी क्लू आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। अगर ऊपर वाला आप याद नहीं कर पाते हैं तो आप इतना याद कर लें कि उस कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो आप बता सकें कि कंपाउंड सेंटेंस में भी प्रिंसिपल क्लॉज होगी प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था, वहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज थी, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो 4 भागों में बंटता है वो उसमें होता है, और वही कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है। आगे देखते हैं, इट मैक्स बाई 2 पेज। कंपाउंड सेंटेंस है वो 2 प्रकार से बनाया जाता है, बाई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके, या दूसरा है बाई रिलेटिव प्रोनाउन।
या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं आगे सारा कुछ बताने जा रहा हूँ, आप देखते रहिए केवल। और अब इसको देखते हैं बाय यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबसे पहला जो भाग है इसका वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आगे देखते हैं इट कैन बी यूज्ड बाय 4 वेज। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन हालांकि 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, जबकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स का काम करता है, कॉम्प्लेक्स बनाने में काम करता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाने का काम करता है। तो अब आप देख लेते हैं कुमुलेटिव। इसमें जो यहाँ देख लेते हैं इट कैन बी यूज्ड बाय 4 वेज, मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो 4 प्रकार से काम करता है, 4 इसके भाग हैं। तो इसमें पहला भाग बताया गया है कुमुलेटिव या कोऑपलेटिव, ये 2 नामों से जाना जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि ये जोड़ों में प्रयुक्त होता है, मतलब इट इज यूज्ड इन इक्वल आइटम्स, जोड़ों में प्रयुक्त होता है। जैसे एंड है, एज वेल एज है, बोथ डॉट 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 एंड है, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो है, स्कैर्सली हार्डली डॉट 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 व्हेन या बिफोर है, नो सूनर डॉट 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 देन है, वेदर डॉट 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 और है, या दो आल्दो डॉट 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 एट है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी में यहाँ पे आवृत्ति हुई है, पेयर्स में है। जैसे एज से मिला है, बहुत अगर आएगा तो एंड भी आएगा, नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो आएगा, स्कार्सली हार्डली आएगा तो व्हेन और बिफोर आएगा, नो सूनर आएगा तो देन आएगा, वेदर आएगा तो और आएगा, और दो आल्दो फॉलोड बाय एट। इतना ध्यान रखें कि दो आल्दो जो है वो कॉमा से भी आ सकता है या एट के साथ आ सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि दो अगर आपको वाक्य मिले तो कॉमा से के साथ जाएं, और आल्दो मिले तो एट के साथ जाएं, ये इसका प्रयोग होता है। अब जितने कंजंक्शन यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, लिखे गए हैं, उन सभी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है ताकि आपको कोई ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, आप आराम से सीख जाएं, बिना किसी दिक्कत के सीख जाएं। तो सारे ही देख लेते हैं, 1 से लेकर 8 तक एग्जाम्पल दिया है, 8 ही कंजंक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं। आप देखते हैं पहला लिखा है एंड, तो मैंने एंड का एग्जाम्पल बनाने का प्रयास किया है। जैसे देखें, ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने मेरा पेन कल लिया था, एंड रिटर्न इट टुडे, और उसको आज वापस लौटाया। तो यहाँ एंड आप देख रहे हैं कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, और ये वाला जो भाग है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये वाला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है ये इस वाले नीचे वाले इधर वाले सेंटेंस में। ठीक है, और ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यही प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया था। आगे आप देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है आपका, एंड हो गया है, एज वेल एज है। तो आप देख लें, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, उसको अनुपस्थित किया गया, एज वेल एज, इसके साथ ही साथ टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, माने को क्लास में उसको अनुपस्थित कर दिया गया, इसके साथ ही साथ उसको क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया। तो ये एज वेल एज का प्रयोग हुआ है, जो कि कुमुलेटिव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया है, ये वाला क्लियर है। अब चलते हैं बोथ एंड। अब देखें, थर्ड एग्जांपल है, ही वाज बोथ हंग्री एंड थर्स्टी, मतलब ही वाज बोथ, उसको दोनों ही बातें परेशान कर रही थी। कौन सी बातें थी कि वह भूखा भी था और प्यासा भी था। तो बोथ डॉट 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 एंड। अब आप देख रहे होंगे बीच में क्या हंग्री आ गया है, तो बोथ डॉट 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 एंड, ऐसे इसका प्रयोग होता है। और आगे देखते हैं, तो आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बोथ एंड क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नॉट ओनली बट आल्सो पे। यहाँ पे देखते हैं नंबर 4 पे, माई मदर इज नॉट ओनली अ टीचर, मेरी जो माँ है वो एक अध्यापिका ही नहीं है,
बट आल्सो ए हाउस मेकर। बट आल्सो हाउस मेकर, इसके साथ वो क्या है, हाउस मेकर भी है, हाउस वाइफ नहीं होता है। एक्चुअली में हाउस मेकर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा है हाउस वाइफ से। ठीक है, तो मेरी माँ केवल एक अध्यापिका ही नहीं है बल्कि एक अच्छी कुशल गृहिणी भी हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ आ रहा है। नॉट ओनली डॉट 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 की जगह में आप टीचर आया है तो नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो ये जोड़ों में ही प्रयुक्त होता है, तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से बनेगा। और आगे आप देखते हैं स्कैर्सली, हार्डली, डॉट 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 व्हेन। ये कंजंक्शन ऐसे हैं जैसे हार्डली स्कैर्सली जब भी आएगा तो इसके साथ व्हेन आए या तो बिफोर आए, ये हमेशा आता है। कभी कभी कंपटीशन में या एकेडमिक एग्जाम में कभी कभी ऐसा रखा जाता है कि यहाँ पे इनका जोड़ा जो होता है वो बिखेर दिया जाता है, यहाँ पे कोई दूसरा कंजंक्शन बट आ जाता है या एंड आ जाता है सॉरी। तो यहाँ पे इतना याद रखें कि स्कैर्सली हार्डली के बाद हमेशा व्हेन और बिफोर ही आता है, इसको याद कर लें। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आई स्कैर्सली हार्डली। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो स्कैर्सली और हार्डली जो प्रयोग शब्द होता है ये अपने आप में निगेटिव है, ये निगेटिव अर्थ देता है। भले ही इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है लेकिन अर्थ में निगेटिव होता है। देख लेते हैं। आई स्कैर्सली या हार्डली दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों निगेटिव अर्थ देते हैं। आई स्कैर्सली हार्डली रीच्ड एट द स्टेशन। मैं मुश्किल से स्टेशन पर पहुंच भी नहीं पाया था। व्हेन या बिफोर, अब आप देख रहे हैं इसके साथ व्हेन और बिफोर आया है, तो यहाँ पे व्हेन बिफोर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, माने कि मैं स्टेशन पे पहुंच भी नहीं पाया था कि गाड़ी जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, जा चुकी थी, कहने का तात्पर्य यही है। और आगे देखते हैं, अगला प्रयोग आता है नो सूनर डॉट 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 देन। ये प्रयोग केवल ऐसा प्रयोग है जो अपने साथ इन्वर्जन लेके आता है, और इन्वर्जन का मतलब जानते हैं उल्टा क्रम होता है। क्या होता है? उल्टा क्रम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये सब्जेक्ट का क्लू है, सब्जेक्ट का क्लू है। लेकिन इसमें क्या होता है इन्वर्जन में, सबसे पहले आपका एडवर्ब आएगा, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसा क्रम होता है। तो ये आप देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट को जब लिखते हैं तो सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये क्रम रहता है। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, एडवर्ब आएगा पहले, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये इन्वर्जन यूज कहलाता है। शायद आपको समझ में आया होगा। नो सूनर डॉट 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 देन कैसे होता है तो देख लेते हैं। नो सूनर डिड, अब आप देखें कि यहाँ पे नो सूनर, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और इसके बाद तुरंत क्या आई, हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। तो नो सूनर डिड द बॉय हियर द नॉइज, जैसे ज्यों ही बच्चे ने शोर को सुना, देन, अब देखो यहाँ पे नो सूनर फॉलोड बाय देन है, तो देन ही वोक अप, ज्यों ही बच्चे ने आवाज या शोर को सुना त्यों ही वो जाग गया। ठीक है, तो ये इसका प्रयोग हो गया है। आगे देखते हैं वेदर और भी पेयर में प्रयोग होता है। तो कैसे होता है, देख लेते हैं। आई डू नॉट केयर या आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे, मुझे कोई परवाह नहीं या कोई चिंता नहीं कि तुम रुको या जाओ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम रुको या जाओ। तो ये प्रयोग हो गया है वेदर और के साथ। क्लियर? और आगे देखते हैं दो आल्दो डॉट 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 एट, तो इसको देखते हैं। आल्दो, यहाँ पे देखें, दो ही इज पुअर कॉमा ही इज हैप्पी। अब देखिए कि दो का जब प्रयोग हुआ तो मैंने कॉमा से जोड़ा है इसको, तो ये प्रयोग सही है। लेकिन जब आल्दो आए तो आप एट के साथ जाएं, आल्दो ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी। ठीक है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह प्रसन्न है, कहने का तात्पर्य ये है। तो आशा करता हूँ कि ये कुमुलेटिव या कोपलेटिव कंजंक्शन है,
ये 8 है, तो 8 जो 8 कंजंक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं उन 8 का एक एक करके मैंने एग्जांपल लिया है ताकि आप एक भी कंजंक्शन मिस ना हो और आप पूरे कंजंक्शन बहुत अच्छे ढंग से समझें। इसका दूसरा प्रयोग ये 4 प्रकार से काम करता है। तो पहला खत्म हो चुका है कुमुलेटिव या कोपलेटिव, और दूसरा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो विरोध सूचक कंजंक्शन होते संयोजक होते हैं, ये विरोध प्रकट करते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे इसका प्रयोग कब आएगा, जब बट, एट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस, वाइल, वेयरएज एक्सेट्रा, ये शब्द अगर आपको कहीं मिले तो आप समझ लेना कि ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है और ये विरोध प्रकट करते हैं, ये कंट्रास्ट मीनिंग देते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो आप देख सकते हैं, पहला एग्जांपल देखेंगे, ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न है। आप जानते हैं कि गरीब है, गरीब प्रसन्न कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न है। ठीक है, और ये बात सही भी है। ठीक है, भले ही कंट्रास्ट लग रहा हो लेकिन मीनिंगफुल है। आगे देखते हैं, ही इज पुअर, वह गरीब है, एट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही थी, इस वजह से मैंने यहीं एक ही एग्जाम्पल में इनको फिट किया है, क्योंकि सभी का अर्थ लगभग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। तो ही इज पुअर एट, इसका भी मतलब है फिर भी, स्टिल का भी मतलब है फिर भी, हाउएवर का मतलब भी फिर भी, नेवरथलेस का भी मतलब है फिर भी, और आगे जोड़ दिया है हैप्पी। ठीक है, ही इज पुअर एट, वह गरीब है लेकिन फिर भी वह क्या है, प्रसन्न है। आगे देखते हैं, तो यहाँ तक मैंने ले लिया है, यहाँ तक एक ही अर्थ है। इसके बाद जो आगे बचता है वो वाइल है। वाइल को देखते हैं, थर्ड है, तो मीरा इज सिंगिंग, मीरा गा रही है, वाइल जबकि गीता इज डांसिंग, जबकि गीता है वो नृत्य कर रही है। तो ये इसका कंजंक्शन का एग्जाम्पल हो गया है। और अगला है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा जबकि। क्लियर? तो आगे इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, वाइज मैन सो देयर फॉल्ट्स, मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने अवगुण को भी दिखा देते हैं, अवगुण को भी प्रदर्शित करते हैं। वेयर एज जबकि फूल्स अवॉइड देम, लेकिन जबकि मूर्ख लोग होते हैं वो उन अवगुणों को छिपाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सभी को ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं दिक्कत महसूस हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ठीक लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।